Hi everyone, myself Vaibhav Deshmukh. I am government BMS student from my state Maharashtra and this topic is based on my favorite subject कि बायोलॉजी में सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्कोर कैसे करना है। ठीक है, तो देखो जब आप बायोलॉजी में 320 प्लस या 340 प्लस स्कोर करते हो तो अब आपके सिलेक्शन के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाफ ऑफ द मार्क्स जो होते हैं सिलेक्शन के लिए लगते हैं वो आपने बायोलॉजी से ही स्कोर कर लिए। अगर फिजिक्स में 100 और केमिस्ट्री में 150 तरह मतलब स्कोर भी कर लिया आपने तो आप 600 तक चले जाएंगे। ठीक है, मगर बायोलॉजी में 340 स्कोर कैसे करना है। ठीक है, तो देखो मेरा बायोलॉजी का स्कोर था 340 लास्ट ईयर और 360 भी हो सकता था मगर मैंने सिली मिस्टेक्स कर दी, इसलिए मेरा नॉलेजेबल स्टडी और मार्क्स है 360 आउट ऑफ 360। सो देखो इतना स्कोर कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात कि लास्ट के 3 मंथ्स में स्कोर कैसे बढ़ाना है, 320 प्लस कैसे करना है ये आपको बताने वाला हूँ। और एक लास्ट में एक चीज भी बताने वाला हूँ कि मेरे टेस्ट सीरीज में मेरे बायोलॉजी के मार्क्स कितने आते थे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। तो अगर आपको स्कोर करना है 320 प्लस और 340 प्लस तो एक बात तो जान लीजिए कि लास्ट के 3 मंथ्स बाकी है। आपका टोटल पेपर जो होता है एनसीईआरटी बेस्ट होता है। ठीक है, मतलब 2014 से आगे आप देखोगे ना तो बहुत रेयरली आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते हैं। और जो क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं, जो एक या 2 क्वेश्चन होते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी इतने सालों में, तो वो बेस्ट रहते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के ऊपर। तो एक बात जान लीजिए कि एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी नहीं आने वाला। अगर आप कुछ एनसीईआरटी के बाहर का पढ़ते हो तो वो वेस्टेज है। ठीक है, उसे मतलब रिसाइकल बिन में भी डालने की जरूरत नहीं है। तो देखो वेस्ट मत कीजिए टाइम, फोकस्ड ऑन एनसीईआरटी। मैंने खुद से एक भी लाइन, ठीक है सॉरी एक भी लाइन ऐसे नहीं कह सकता क्योंकि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस मैंने थोड़ा सा बाहर सा पढ़ा था, मगर ऐसे उसको छोड़ के मैंने एक भी सिंगल लाइन भी बाहर से नहीं पढ़ी थी एनसीईआरटी के। ठीक है, तो देखो बहुत सारे वीडियोस देखे हैं मैंने यूट्यूब पर, मैं खुद भी देखता था कि एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स मतलब ऐसे कौन से टॉपिक है जिनको एनसीईआरटी के बाहर पढ़ने की जरूरत है। देखो ऐसे कोई चैप्टर्स नहीं, मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, फिर बाकी आपकी सोच रही, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ट्राई टू फोकस ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जो दिया है उससे ही अच्छे से कर लो, पहले उससे अच्छे कर लो ना। उसे अच्छा नहीं करोगे तो बाहर का पढ़ के क्या करोगे। और बाहर का पढ़ा हुआ कभी कभार पूछा जाता है इन 10 सालों में। ठीक है, पहले पूछते थे, ठीक है, क्योंकि एम्स वगैरह कुछ भी पूछते थे, जिपमर कुछ भी रहता था, अभी नहीं पूछा जाता। और 19-20 में तो कभी नहीं पूछा गया बाहर का क्वेश्चन। तो फर्स्ट थिंग इज फोकस ऑन एनसीईआरटी। ठीक है, तो लास्ट के 3 मंथ्स में आपको बायोलॉजी का क्या क्या करना है, मतलब कितनी बार रीडिंग्स देनी है, कैसे करना है। ठीक है, तो सबकी एक मिस्टेक होती है, हम सबकी एक मिस्टेक होती है। देखो आप करते हो या नहीं। पहले रात मतलब आज रात को मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, कल मतलब मैं डिसाइड करता हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने डिसाइड कर लिया कि एनसीईआरटी के बायोलॉजी के 5 चैप्टर्स पढ़ूंगा मैं कल और उन्हें करके ही सोऊंगा। ठीक है, तो मेरा टास्क है कि 5 चैप्टर्स कल मुझे कंप्लीट करने हैं। मैं कल सुबह उठा जल्दी और मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार मुझे उसका नॉलेज चाहिए या मुझे उसका मतलब 100% क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं यही सोच के पढ़ाई करता हूँ कि यार मेरा जो 5 चैप्टर्स का टास्क है ना या टारगेट है ना वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं फास्ट रीडिंग देता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे मैं 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेता हूँ, मगर लॉस ये होता है कि 70% तो मुझे मतलब आ चुका होता है उन 5 चैप्टर्स का, मगर जो 30% रह जाता है ना उसी के बलबूते पर क्वेश्चन आते हैं कभी कभार। मतलब हमारा लक उतना अच्छा होता है और हम मिस कर देते हैं और तब लगता है कि यार नहीं हुए थे वो चैप्टर्स। तब एक बात जान लो, कैसा भी हो कुछ भी हो टाइम दो चैप्टर्स को। ठीक है, अगर इतना टाइम कम है ना आपके पास तो आप स्टडी अवर्स बढ़ाओ, 6 घंटे की नींद लो, 2 घंटे का एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, 16 घंटे की पढ़ाई आपको करना ही पड़ेगा। मगर बायोलॉजी को अगर एक आध चैप्टर 2 या 3 घंटे मांगता है कि मुझे इतना घंटा दो, ठीक है, तो आपको देना ही पड़ेगा। दूसरी बात है कि कितनी बार रीडिंग करनी चाहिए एनसीईआरटी की, तो डिपेंड करता है। ठीक है, मगर देखो कैसे डिपेंड करता है, मैंने खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि 2 चैप्टर्स, ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है मैंने उसे 15 या 20 टाइम्स रीडिंग दी थी पूरे साल में, बस उतनी बार दी, ज्यादा नहीं दी। और जो सेल चैप्टर था ना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, देखो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में शॉल शेल्डिन, ठीक है, बाद में थोड़े से ईयर्स दिए हैं, फिर बाद में
जो भी ऑर्गेनेल दिया है ना उसका डिटेल थोड़ा सा दिया है उन्होंने, तो उसको याद करने की मेमोरी और पावर हमारे इस एज में तो नहीं होती, ठीक है। हम जब मेडिकल में जाएंगे तब मुझे अभी झक मार के करना पड़ता है, ठीक है, तो वो फैक्ट रहता है। मगर उस समय ना 12th में या रिपीट में मुझे उतना नहीं रहता, तो मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मुझे पसंद नहीं था, फिर भी मैं उसे 30 या 40 टाइम्स तो रीडिंग दे दी मैंने। तो डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है। जब तक आपका परफेक्शन ना आ जाए तब तक आपको रीड करना चाहिए। देखो कई लोग कहते हैं कि 20 बार 25 बार रीड करना चाहिए, मगर 20-25 बार बात करने के बाद भी अगर आपको कोई कुछ नहीं आता तो आपको रीडिंग करना ही पड़ेगा ना, मतलब इट डिपेंड्स, ठीक है। पहली बात एनसीईआरटी के ऊपर रहो, दूसरी बात स्लो रीडिंग करो, मतलब जितना टाइम लगता है उतना दो और पढ़ाई के घंटे बढ़ाओ, और तीसरी बात जो है ना वो डिपेंड करो, मतलब कितनी बार लगना चाहिए उसे करो। फोर्थ थिंग इज, ठीक है, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। मतलब देखो नोट्स बनाए तो आपने बहुत सारे होंगे, मगर फाइनल नोट्स जो होते हैं ना 3 मंथ्स के, वो अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं? रिप्रोडक्शन लेता हूं मैं, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको ऐसे लगता है ना, गट फीलिंग आती है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो उसे हाईलाइट करने का, साइड में लिखने का, ऐसा कुछ तो करने का, मगर वो याद हो जाए ऐसा करने का। जैसे कि मैंने लास्ट 3 मंथ में आपको पहले बताया कि कोफैक्टर्स का चार्ट बनाया था। कोफैक्टर्स का चार्ट मैंने क्यों बनाया था? क्योंकि कोफैक्टर्स का जो मतलब पैराग्राफ है ना, 2 पैराग्राफ मुझे याद नहीं हो रहे थे, मैंने एक सिंपली फ्लो चार्ट बना दिया और मेरे यहाँ दिमाग में बैठ गया। तो ऐसे आपको थोड़ी सी टेक्निक्स लगानी पड़ेगी। फिर बाद में आता है रीडिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, अच्छा टाइम भी दे दिया। क्वेश्चंस अगर सॉल्व नहीं करोगे ना बायोलॉजी के, तो क्वेश्चंस नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसे सॉल्व करने की आइडिया भी नहीं आएगी और आप थोड़ा सा पीछे भी रह जाओगे। तो सेकंड और लास्ट थिंग है ना, वो है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब देखो पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड जो रहेंगे वही करना है सिर्फ, मैं तो सजेस्ट करूंगा। और जो आपके क्लास के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसे कर सकते हो आप। एमटीजी फिंगर टिप्स भी ट्राई कर सकते हो। मतलब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे। आई विल सजेस्ट यू टू सॉल्व 200 और 300 क्वेश्चंस पर चैप्टर, बिकॉज दे विल गिव यू आइडिया हाउ टू सॉल्व, हाउ टू रिमेम्बर, एंड आप आपकी अपनी मिस्टेक से भी सीख जाओगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस भी सॉल्व करने, लिखना भी है सब कुछ। और जिनको ना कुछ याद नहीं रहता उन्होंने क्या करना है कि लिखते लिखते भी याद करना है, ठीक है। और लास्ट थिंग है ना, वो है कि अभी लॉकडाउन है और मैं कल ही या परसों ही घर आया हूँ मेरे, और ठीक है मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है, मगर मुझे बायोलॉजी बहुत ज्यादा अच्छा आता है। मुझे ऐसे खुद से लगता है कि देखो मैंने परसों कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ाई, मगर मैंने एक सिंगल रीडिंग में पढ़ा दिया, ठीक है, तो मुझे ऐसे कुछ टाइम नहीं लगा, तो मुझे बायोलॉजी अच्छा आता है। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं चैप्टर्स मतलब कवर करूं। जैसे कि मैंने सेल का नोट्स बनाए थोड़े, कि सेल चैप्टर को 2 हिस्सों में या 2 वीडियो में डिवाइड करके पूरा चैप्टर पढ़ा लूं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम देखोगे तो 1.5x और 2x की स्पीड में देख सकते हो, आपकी रिवीजन हो जाएगी। अगर आपने वो चैप्टर पहले नहीं पढ़ा हो तो आपका